हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज से हमने उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो होने वाला है आपका जुलाई में, उसके लिए टेस्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। और ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया और लास्ट चैप्टर तक हम साथ में ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम द्रव्य की तीन अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं भौतिक रूप से: ठोस, द्रव, गैस। फर्स्ट है प्रॉपर्टी, अंतराणुक स्थान के बढ़ने का क्रम। हमको ये पता है कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जैसे अणु, परमाणु, आयन, वो बहुत पास पास होते हैं। लेकिन द्रव में थोड़े थोड़े और दूर हो जाते हैं। लेकिन गैसेज में वो कण जो होते हैं, आयन्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं। तो उसके बढ़ने का क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा दूर कण किस में? गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अंतराणुक आकर्षण के बढ़ने का कारण। अंतराणुक आकर्षण के बढ़ने का कारण, ठोसों में जो अणु होते हैं ना, वो बहुत पास पास होते हैं। ठोसों में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसलिए ठोसों का जो अंतराणुक आकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। द्रव में उससे जो आकर्षण बल लगता है वो थोड़ा कम होता है ठोसों की अपेक्षा। और गैस में अंतराणुक आकर्षण कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिति को डिफाइन करती है। तो ठोसों की जो अणुओं की स्थिति होती है वो बहुत पास पास होती है। इसलिए ठोसों की अणुओं की स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा, द्रवों की उससे कम, और गैसों की सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो पॉइंट, अणुओं की गति ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसलिए जो इसके कण होते हैं वो गति करने के लिए अनिवार्य रूप से नहीं होते। ठीक है। लेकिन जो द्रव के होते हैं वो थोड़ा बहुत गति कर सकते हैं। और गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं वो अनियमित रूप से इधर उधर गति कर सकते हैं। इसलिए गति ऊर्जा के बढ़ने का क्रम किसमें सबसे ज्यादा है? गैसेज में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। तो जब से आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैसेज में होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। आगे चलते हैं। घनत्व का क्रम क्या है? तो घनत्व किसको बताता है? घनत्व बताता है कि किसी भी पदार्थ में जो अवयवी कण है वो कितने मजबूती से बंधे हुए हैं। जितने ज्यादा मजबूती से बंधे हुए होंगे उतना ही ज्यादा उस पदार्थ का घनत्व होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व ठोसों का होता है, उससे कम द्रव का होता है, और सबसे कम गैस का घनत्व होता है। मैं एक बात और बता दूं, संपीड्यता संपीड्यता जो संपीड्यता होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो गैस की सबसे ज्यादा होती है, द्रव की उससे कम होती है, और ठोसों की संपीड्यता सबसे कम होती है। तो गैसों की संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैस को जितना भी आप दबाओगे उतना ही वो दब जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। तो निम्न में से बताना है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो मैंने नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है, यानी जो तत्व पाया जाता है, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह का तत्व है, तो मैंने तत्व को लिया है यहाँ पर, यानी गैसेज को लिया है। बाकी सभी जो मैं लेने वाला हूँ वो सभी धातु ही लेने वाला हूँ। तो ये अपवाद है, इसको छोड़ देना। तो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर पाया जाता है धातु वो सिलिकॉन है, उससे कम एल्युमिनियम है, और उससे कम है लोहा, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर उससे कम पोटेशियम या सोडियम, फिर सबसे कम मैग्नीशियम। तो इन चार ऑप्शन में से आप देखकर बताओ कि सबसे पहले कौन है। तो सिलिकॉन तो इसमें है ही नहीं, सिलिकॉन इसमें नहीं है। तो सिलिकॉन के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? लोहा। तो लोहा तो इसमें है ही नहीं, तो एल्यूमिनियम सेकंड नंबर पे। सबसे पहले कौन है? सिलिकॉन। फिर कौन है? SAF। SAF याद रखना, SAF, साफ। SAF, S फॉर सिलिकॉन, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाने वाली, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। फिर उससे कम एल्यूमिनियम है, F फिर आयरन, लोहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेचक के टीके के आविष्कार कौन थे? एडवर्ड जेनर थे।
चेचक के टीके के जो आविष्कारकर्ता थे वो एडवर्ड जेनर थे, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, BHC, BHC का पूरा नाम सबसे पहले मुझे बताओ, BHC है क्या? BHC एक कीटनाशक है, ठीक है, जिसको गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैमेक्सिन, गैमेक्सिन बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम बताना तो याद रखना, बेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, ये याद रखना इसका पूरा नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो द्रव्य कौन होती है? द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर। तो कौन पदार्थ यानी द्रव्य की परिभाषा क्या है? वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिनको हम अनुभव कर सकते हो, जिनमें भार हो यानी द्रव्यमान हो, और जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो, तो उनको बोलते हैं हम द्रव्य। कोयला, कोयला एक द्रव्य है, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी एक द्रव्य है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अनुभव कर सकते, पकड़ सकते, नाप सकते, मेजरमेंट कर सकते। कॉपर एक धातु है, तो वो भी एक पदार्थ है। लेकिन प्रकाश को हम मेजरमेंट उसको जो फील है, ठीक है ना, उसका जो भार है वो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते प्रकाश को। तो प्रकाश एक द्रव्य नहीं है, ये याद रखना, प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अंतरा आणविक बल अधिक होता है, मैंने आपको बताया था, अंतरा आणविक बल बोलो या अंतरा अणुक आकर्षण बल बोलो। अंतराणुक आकर्षण बल ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किस में से होता है? केवल ठोस में होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, जिन पर मैं क्लिक कर रहा हूं वही ऑप्शन सही है। आगे हम चलते हैं, ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है गैसों की, उससे कम द्रवों की, उससे कम ठोसों की। तो ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा कैसी होती है? गैस के अणुओं से अधिक, ये तो बात गलत है, गैस के अणुओं से तो अधिक नहीं होती। द्रव के अणुओं से अधिक, ये भी बात गलत है। गैस के अणुओं के बराबर, ये भी बात गलत है। द्रव के अणुओं से कम, बिल्कुल बात सही है। ठोस अवस्था में अणुओं की जो गति ऊर्जा होती है वो द्रव के अणुओं से कम होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं में, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा होगी, ऐसे लिखना है इसको। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा होगी, यानी उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी वृद्धि। हमको पता है भाई, किसी भी पदार्थ का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, जो उसके अंदर के अवयवी कण है, अणु, परमाणु, आयन है, वो उत्तेजित अवस्था में यानी बहुत तेजी से वो गतिशील हो जाएंगे, और जैसे ही वो बहुत तेजी से गतिशील होंगे तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। तो अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ने पर वो इधर उधर अनियमित रूप से गति करने लगेंगे। तो जब भी किसी पदार्थ का हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी ऊर्जा में हमेशा वृद्धि होती है। तो याद रखना, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। तो ऊर्ध्वपातन आपने पढ़ी होगी, ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है कि ऐसी क्रिया जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो उसमें से बताना है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन है। तो सल्फर तो बिल्कुल भी ऊर्ध्वपातन नहीं है, सल्फर ऊर्ध्वपातन नहीं है, बर्फ भी ऊर्ध्वपातन नहीं है, कोयला भी ऊर्ध्वपातन नहीं है, लेकिन नौसाधर ऐसा है जो सीधे ही ठोस से गैस अवस्था में पहुंच जाता है। तो सॉरी, ये नौसाधर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन सही हुआ। तो नौसाधर ही एक ऐसा है जो ऊर्ध्वपातज है। नौसाधर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है भाई, जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर जल को उबालेंगे तो खाना तो जल्दी बढ़ेगा ही। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल के क्वथनांक बढ़ने के कारण 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण जल प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आगे चलते हैं। बिना गर्म किए कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, उसको हम बिना गर्म किए, उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, किसी भी ताप पर, कोई भी रूम टेम्परेचर या अदर कोई टेम्परेचर, किसी भी ताप पर इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। द्रव की जो सतह है, द्रव की सतह के जो अणु हैं, द्रव की सतह के जो अणु हैं, अणुओं के धीरे धीरे वायु
में मिलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। तो ये याद रखना कि द्रव की सतह बिना गर्म किए किसी ताप पर द्रव की सतह के अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कपड़े आप भिगोते हो, कपड़े भिगोने के बाद आप उनको फैला देते हो, तो वो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ही होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख रहे हैं, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है। बर्फ पिघलने का मतलब बर्फ पहले ठोस थी, ठोस से पिघलकर द्रव अवस्था में आ गई, तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, तो मैंने बताया था अणुओं की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा ठोस में पाई जाती है, उससे कम द्रव में पाई जाती है, उससे कम गैस में पाई जाती है। तो बर्फ तो पिघल गई, किस में पहुंच गई, द्रव में पहुंच गई, तो मतलब अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, घट गई। तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नौसादर और नमक को अलग किस विधि से किया जाता है। वही सेम मैंने बताया था, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौसादर और नमक को अलग करने की विधि क्या है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल में घुलनशील अशुद्धियां। जल क्या है, एक विलायक है ना। जल क्या है, एक विलायक है। विलायक क्या होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल में घुलनशील अशुद्धियां, जब भी हम जल में कोई भी अशुद्धियों को डालेंगे, जब भी हम जल में कोई अशुद्धियों को डालेंगे तो हमेशा उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को बढ़ा देती है। आई होप आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन सा तत्व है, तो सिलिका तो आपका तत्व नहीं है, ठीक है, तो एक तरह का मिश्रण है। कांच भी आपका तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम आपका एक तत्व है। याद रखना, सिलिका और कांच तत्व नहीं होते, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस कौन है, कांच तो अक्रिस्टलीय है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय, रबर भी अक्रिस्टलीय, तो शर्करा या शक्कर क्रिस्टलीय ठोस है। आगे देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन थे, ये पॉलिटेक्निक में बार बार क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ये मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहला चैप्टर आपका पॉलिटेक्निक, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का पहला चैप्टर है ये, पदार्थ यानी द्रव्य। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बारे में पूरी थ्योरी को मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।